हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम चर्चा करने के लिए हैं आईएफएससी ग्रेड एग्जामिनेशन के बारे में। आईएफएससी ग्रेड के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो तीन फेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइडेड है। फेज वन प्री के एग्जाम में आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जिसमें अगर आप मिनिमम मार्क्स लाते हैं तो आप सभी को क्वालिफाई कर दिया जाएगा मेंस फेज टू के लिए। अब फेज टू मेंस के एग्जामिनेशन में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के ज्यादा नंबर आएंगे उन्हीं को थर्ड एंड फाइनल फेज, जो कि इंटरव्यू का रहने वाला है, उसके लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। हमें यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि जो आपका फेज टू का एग्जामिनेशन है, इस प्रोसेस में जो फेज टू मेंस का एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के दिन पे अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सिर्फ प्री के एग्जामिनेशन के बारे में सोच के, तो वो एक सही स्ट्रैटेजी नहीं है। आपका फेज वन का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका सिलेबस और फेज टू के एग्जामिनेशन के सिलेबस में बहुत फर्क है। एक सब्जेक्ट थोड़ा सा मैच करता है, बट फेज टू के अंदर जो प्रिपरेशन का लेवल चाहिए वो काफी डिटेल्स में चाहिए। वही अगर फेज वन के एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर अगर आपको बेसिक नॉलेज है हर एक सब्जेक्ट की जिसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इस फेज को इजीली क्रैक कर सकते हैं। कंसिडरिंग यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है, मिनिमम मार्क्स लेकर आना है। हम सारी की सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बट आज का मुद्दा जो है वो मेंस का एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन का है। फेज वन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर हम फेज टू मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें तो आपके दो पेपर यहां पर लिए जाएंगे। एक है आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का और एक है आपका फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज के ऊपर। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पर तीन क्वेश्चन आएंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक प्रेसी राइटिंग एंड एक एसे राइटिंग। आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। एक, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक होनी चाहिए ताकि आप तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। दूसरा, ग्रामेटिकल एरर्स कम हो। और तीसरा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो। अगर इन तीन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आपके तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स के नंबर का रेंज रहता है 50 टू 65। ठीक है जी। अब आपका पेपर टू है फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज के बारे में। यहाँ पर हर एक फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो पेंशन सेक्टर हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो। इन सभी के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर जो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बनाती है, उसके रेगुलेशंस का ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। अगर बैंकिंग की बात करें तो इंडियन सेक्टर के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही पेंशन सेक्टर की बात करें तो उसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। इन सभी के रिस्पेक्ट में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर इन चारों की पावर होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के पास। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी हर एक रिस्पेक्ट में, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, कैपिटल मार्केट हो, पेंशन सेक्टर हो, इनके रिस्पेक्ट में रेगुलेशंस लेकर आता है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, जो कि हमारा है गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर। उसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंडियन मार्केट्स के बारे में पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स की जो रेगुलेशन है उसका ब्रीफ नॉलेज अगर आपको मिल जाए तो वो काफी है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चलो आगे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, जो भी आप पेपर वन में मार्क्स लेकर आएंगे फेज टू के एग्जामिनेशन के अंदर, उसको 1/3 कर दिया जाएगा। और जो आप मार्क्स लेकर आएंगे पेपर टू के अंदर, उसको 2/3 कर दिया जाएगा। इसके बेसिस पे आपका एक मार्क्स निकाले जाएंगे। इन मार्क्स के बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। जिन स्टूडेंट्स के ज्यादा नंबर आएंगे उनको इंटरव्यू के फेज के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। तो हमें यहाँ पे समझ में आता है कि जो पेपर टू है उसकी वेटेज ट्वाइस है पेपर वन से। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव से ट्वाइस वेटेज है पेपर टू की। अब जो आपके मार्क्स यहाँ पर फेज टू के अंदर आए उसको छोड़ नहीं दिया जाएगा, उसको फाइनल सिलेक्शन में भी कंसिडर करा जाएगा। जो भी आपके मार्क्स यहाँ पर आएंगे उसको 85% के इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, और बैलेंस 15 मार्क्स रहेंगे आपके इंटरव्यू के। जो फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बन के आएगी वो 100 मार्क्स में से आपको नंबर मिलेंगे। 15 मार्क्स इंटरव्यू के रहने वाले हैं और 85 मार्क्स आपके फेज टू मेंस की एग्जाम की परफॉर्मेंस के ऊपर रहने वाले हैं। फेज वन को कंसिडर नहीं करा जाएगा। फेज वन में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया इस एग्जामिनेशन को तो इस मार्क्स इस एग्जामिनेशन में आपकी परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 21 अप्रैल तक आपकी एप्लीकेशन फाइल करने की डेट ओपन है। एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है कि आपका जून मंथ के मिड ऑफ द जून मंथ या फिर थोड़ा सा लेटर पार्ट ऑफ जून के अंदर हो सकता है। ठीक है ना। और उसके अगले 30 टू 40 डेज आपको मिलेंगे मेन के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर आईएफएससी ग्रेड के एग्जाम को क्रैक किया था। ओके,
आईएफएससी ग्रेड के फेज 1 की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसमें आपके 2 पेपर रहेंगे, एक क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश जीए का। इसके अंदर आपको 30 मार्क्स लेकर आने आउट ऑफ 100। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्वांट्स की अपनी कोई कट ऑफ नहीं है, आपको 100 में से टोटल 30 मार्क्स लेकर आने। चाहे आप इंग्लिश और जीए में स्कोर कर लेते 30 मार्क्स तो काफी है, आप क्वांट्स और रीजनिंग को बिल्कुल छोड़ के भी जा सकते हैं। चलो पेपर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर बड़े सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, इंडियन इकोनॉमी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्कीम्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इसके अंदर अगर आपको बेसिक नॉलेज मिल जाती है, आप बेसिक नॉलेज को गैदर कर लेते हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को इजीली क्रैक कर लेंगे। यहाँ पर जो कट ऑफ का रिक्वायरमेंट है वो 100 मार्क्स में से अगर आपके 40 मार्क्स आ जाते हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स ईच के। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप इस फेज को क्वालिफाई कर लेंगे। इन टोटल आपको मार्क्स चाहिए 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स। ठीक है जी। पेपर 1 के अंदर 30 आउट ऑफ 100, पेपर 2 के अंदर 40 आउट ऑफ 100 और इन दोनों को मिला के 200 में से आपको 80 मार्क्स चाहिए। तो किसी एक ना एक पेपर में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। अगर फेज 1 के पेपर 2 की बात करें तो आपका जो कोर्स, अभी हम स्पेसिफिकली कोर्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो मेरा कोर्स है आईएफएससी ग्रेड का, इसके अंदर फेज 1 के रिस्पेक्ट में सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइडेड है। आप अगर कोर्स में जाएंगे, कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो फेज 1 पेपर 2 के बारे में अप्रोक्सीमेटली 170 वीडियोस है। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर, आपको वीडियोस नहीं देखनी, तो आप एमसीक्यूज के बेसिस पे अपनी नॉलेज को जज कर सकते हैं और एमसीक्यूज सफाइस करेंगे आपका फेज 1 को क्लियर करने के लिए। अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं और जहां पे गलती होती है आपको समझ में आते हैं तो आपकी प्रिपरेशन एक सही लेवल पे जा रही है। बट अगर आप अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लेक्चर्स देखेंगे तो बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ये वाला जो आप यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं ये आगे जाके भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करने वाला है। फेज 1 के अंदर ऑलमोस्ट जो आपके कंटेंट है वो सारा का सारा कंप्लीट है। एमसीक्यू टेस्ट आते रहेंगे, आप उनको अटेम्प्ट करते रहेंगे, आपकी नॉलेज वहां पे परफेक्ट होती रहेगी। हम बात करेंगे अब मेंस के एग्जामिनेशन की। मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर आपका सिलेबस फिर भी मैनेजेबल लग रहा है, बट इसके अंदर जितना डिटेल्स में अगर आप जा सके उतना अच्छी बात है। स्टार्टिंग से बात करेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का जो एक्ट है उसको आपको पढ़ना है। एक क्वेश्चन जहां से पक्का आएगा आईएफएससी का एक्ट का, 2019 के अंदर ये एक्ट आया गया था। इसके रिस्पेक्ट में आपको एक एसईजेड का एक्ट को भी पढ़ना है। आईएफएससी एक्ट की बात करें, एक इजी एक्ट है, 1 घंटे के अंदर आप इसके लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में जो रूल्स वगैरह है वो भी थोड़े बहुत आपको पढ़ने चाहिए। आईएफएससी एक्ट की बात करें, एक एक्ट की बात करें तो उसको हमारी पार्लियामेंट पास करती है, ओके करके बनाती है। उसके रिस्पेक्ट में जो रूल्स बनते हैं वो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आती है। जो रेगुलेशंस होती हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज को पावर दी जाती है कि आपको एक सेक्टर को रेगुलेट करना है, तो एक्ट के थ्रू पावर दी जाती है कि आप रेगुलेशंस लेकर आ सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी को ओके करा गया होगा, हाँ जी आप रेगुलेशंस बनाए। ऐसी आरबीआई को पावर दे रखी है, ऐसी सेबी को पावर दे रखी है कि ये रेगुलेशंस लेकर आ सकते हैं। तो आईएफएससी एक्ट एंड इसके रूल्स को पढ़ना है। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है कि आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पढ़ना है, इसके एक्ट को पढ़ना है, बट पढ़ना जरूरी है क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सेक्शन 18 के अंदर ही एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया जा सकता है। एसईजेड एक्ट के थ्रू एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनता है, तो एसईजेड के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ना जरूरी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी की वर्किंग कैसे है इसके बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज आती है तो वो काफी है। इसके अंदर जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज वगैरह आ रही है, एमओयू साइन हो रहे हैं, वो आपको पता होने चाहिए। गिफ्ट सिटी की बात करें तो गिफ्ट सिटी एक एरिया है हमारे गुजरात के अंदर, गिफ्ट सिटी बनाया गया। कितने एकड़ में फैला हुआ है? अराउंड 850 एकड़ के अंदर इसका लैंड फैला हुआ है, जिसके अंदर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है और एक आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बन सकता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एक आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है और बैलेंस जो एरिया है उसके अंदर आईटी, आईटीएस के अदर सर्विसेज एक्सपोर्ट का काम चल रहा है। गिफ्ट सिटी के बारे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। गिफ्ट सिटी की वर्किंग वगैरह कैसे उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इजी पार्ट है, इजीली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स के बारे में, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपोर्ट बनती है। इसमें चाइना का एक इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करता है इस रिपोर्ट को बनाने में। तो यहाँ पर ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडेक्स का जो लेटेस्ट एडिशन है, ये बाय एनुअल रिपोर्ट है, एक सितंबर में आती है और एक मार्च में आती है। तो अभी लेटेस्ट एडिशन 35th एडिशन है जो मार्च के मंथ में आया। लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसको पढ़ लेंगे, काफी है। अगर इस पूरे पार्ट से मैं बात करूं तो आप अपने एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ से आना थोड़ा सा कम चांसेस है। चलो
बात को आगे बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है आपका यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चन आए थे, बट इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन यहाँ से कम आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे तो आया ही नहीं है। इस बार इकोनॉमिक रिव्यू आया, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उसके बीच में आप इकोनॉमिक सर्वे को नहीं लेकर आ सकते। तो इकोनॉमिक रिव्यू है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं करें। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इंटरिम यूनियन बजट आया, एक छोटा बजट आया इस बार। इसको भी आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ के जाना है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ना है, लॉजिक को समझने के, बजट क्यों लाया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे क्यों आता है, और उसके अंदर जो भी आपको फिगर्स वगैरह दे रखे हैं उनको आपको क्रैम करना है। ठीक है जी। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी अवेलेबल है, इंटरिम यूनिट बजट के बारे में, इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में। इसके कंटेंट को ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है जी। फर्स्ट अगर मैं सेशन की बात करूं, फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के एक्ट को आपको बेयर एक्ट को रेफर करना चाहिए। ठीक है जी। जो बेयर एक्ट आपका इनकी वेबसाइट, आईएफएससी की वेबसाइट पे, उसको रेफर करेंगे। एसईजेड का एक्ट भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के जो लेटेस्ट एमओयूज वगैरह है, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल है। इसके रिस्पेक्ट में हम आपको नोट्स, लेक्चर्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी। चलो आगे बात को पढ़ेंगे। अब आता है आपका कोर फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो आपको बैंकिंग कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप्स के बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स अगर वगैरह हो रही है तो उसके बारे में कुछ लिमिट्स वगैरह दे रखी है, कितने कितने टाइप की डिजिटल पेमेंट्स है, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बैंकिंग में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 7 बातें लिखी हुई हैं, ये 7 टॉपिक लिखे हुए हैं, सिर्फ ये पढ़ के चले जाए तो नहीं। बैंकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर आपको एक जगह कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी गई है कि वो भी आपको पता होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में, जिसमें बेसल नॉर्म्स वगैरह आ जाता है, वो भी आपको पढ़ने का रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो बैंकिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। तो बैंकिंग के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स के बैंक है, एनबीएफसी कितने टाइप के हैं, उसके अंदर क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, वो सारे आपको पता होनी चाहिए। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सिडबी, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, एनएबीएफआईडी, इन सब का क्यों बनाया गया, इनको, इनका क्या काम है, उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। बैंकिंग सेक्टर करने के बाद, इंडियन पर्सपेक्टिव में सारी बातें पढ़ने के बाद आपको मूव करना है आईएफएससी की वेबसाइट पे, जो बैंकिंग रिलेटेड रेगुलेशंस दे रखे हैं। इसके अंदर अगर आप ब्रीफ नॉलेज लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कैसे काम चल रहा है, क्या रेगुलेशंस बना रखे हैं, क्या इसके अंदर मॉनिटरी लिमिट्स वगैरह, तो उसके बारे में काफी है। बैंकिंग सेक्टर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो आईएफएससी की बैंकिंग रेगुलेशन से क्वेश्चन आए थे। चलो इसके बाद कैपिटल मार्केट आता है। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, रोल्स एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडी इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये तो एक जनरल टॉपिक है। इसने हर एक फाइनेंशियल रेगुलेटर के बारे में आपको नॉलेज बोल दी। कैपिटल मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट का तो एक ही रेगुलेटर है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपको मोटा मोटी हर एक रेगुलेटरी बॉडी एंड उसके फंक्शन, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो आईआरडीएआई हो, आपको हर एक रेगुलेटरी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि कैसे ये वर्किंग वगैरह करते हैं। पीएफआरडीए, आपको ये चारों रेगुलेटर की वर्किंग देखनी है कि कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी इन्होंने रेगुलेशंस लेकर आए हैं, उन रेगुलेशंस के अंदर कौन कौन सी मॉनिटरी लिमिट्स वगैरह लगा रखे हैं। हर एक चीज में डिटेल में जाने में बहुत टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, बट हम हर एक रेगुलेशंस का पर्पस, इंटेंट क्यों आएगा वो समझ सकते हैं। और उसके अंदर जो मॉनिटरी लिमिट्स वगैरह दे रखी है, कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, क्या कोई रेशियोज वगैरह मेंटेन करने को बोल रखा है, तो वो सारी बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलो कैपिटल मार्केट के रिस्पेक्ट में बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव, स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट ऑफ प्रेशियस मेटल, ये पता होना चाहिए। बुलियन के रिस्पेक्ट में आपको ऑलरेडी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर प्रेशियस मेटल के बारे में भी कैसे वर्किंग चलती है, स्पॉट एंड डेरिवेटिव मार्केट कैसे वर्क करती है, एमसीएक्स के बारे में आपको नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। ठीक है जी। चलो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर थोड़ा सा हिस्ट्री, इंश्योरेंस सेक्टर वर्क कैसे करता है, री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्या फर्क रहता है, इसके अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएटर ब्रोकर कैसे बन सकते हैं, और री इंश्योरेंस के काम के अंदर अगर री इंश्योरेंस स्टार्ट करना है तो उसकी कंपनी को कैसे स्टार्ट करा जा सकता है, इंश्योरेंस की कंपनी को कैसे स्टार्ट करा जा सकता है, इसके बारे में नॉलेज। फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर जो इंश्योरेंस रिलेटेड रेगुलेशन है वो आपको पढ़नी है। लास्ट आपका आता है पेंशन सेक्टर। इन तीनों मतलब इन चारों रेगुलेटर्स में से जो सबसे कम डेटा अगर आपको याद करना समझना है वो सिर्फ पेंशन सेक्टर का ही है। पेंशन सेक्टर के अंदर बहुत लिमिटेड अभी एरिया है। पेंशन सेक्टर के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, यहाँ पर आपको 2 वेबसाइट रेफर करनी चाहिए, एक पीएफआरडीए की एंड अपने नेशनल पेंशन सिस्टम की।
नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के थ्रू पैसे को कंट्रीब्यूट करते हैं इस सिस्टम के अंदर। पहले डिफाइंड बेनिफिट प्लान चलता था जिसमें गवर्नमेंट खुद पेंशन वगैरह देती थी अपने एम्प्लॉयज को जो भी रिटायर हो जाते थे। अब वो वाला पार्ट खत्म हो गया। अब सबको अपने पैसे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे जो कॉर्पस इकट्ठा होगा एट द एंड ऑफ जब रिटायरमेंट वगैरह हो जाएगी, उसके बाद इस कॉर्पस में से आपको पैसा दे दिया जाएगा, पेंशन को बांध दिया जाएगा। ठीक है जी। अटल पेंशन योजना एक स्कीम है, इसके FAQs, इसकी स्कीम डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको पढ़नी है। ऐसी एनुइटी प्लान कितने टाइप के होते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर भी आपको एनुइटीज लेनी होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पेंशन सेक्टर रिलेटिवली एक स्मॉल एरिया है, इसके रिस्पेक्ट में भी 2 वेबसाइट तो आपको रेफर करनी है, फिर आपको जाना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में। अगर कोई पेंशन रिलेटेड रेगुलेशन है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है। यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन समाप्त होती है। आपको सुनने में मतलब अगर आप इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे तो एक काफी अच्छे लेवल की नॉलेज मिलेगी, क्योंकि पांचों रेगुलेटर, 4 रेगुलेटर इंडियन पर्सपेक्टिव में एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एक सेपरेट रेगुलेटर, इन पांचों की बातों को आपकी नॉलेज यहाँ पे आपको गेन करनी पड़ेगी। मजा आएगा पढ़ने में। इस एग्जामिनेशन के लिए फेज 2 पेपर 2 के एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए मई के मंथ से। आज अप्रैल का टाइम है, अभी कुछ दिन बचे अप्रैल एंड होने में, तो इस अप्रैल के मंथ के अंदर फेज 1 को आप जितना कर सके फेज 1 के पेपर 2 को उतना आप कंप्लीट कर ले, और मई के महीने से आप अपने टाइम को डिवाइड करेंगे जिसमें आप फेज 2 पेपर 2 की प्रिपरेशन भी करेंगे और फेज 1 की प्रिपरेशन साथ में करते रहेंगे। ठीक है जी। आपका जब फेज 1 का एग्जामिनेशन शेड्यूल करा जाएगा उसके 10 दिन पहले आप अपने फेज 2 पेपर 2 की प्रिपरेशन को छोड़ देंगे और पूरा का पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे फेज 1 पेपर 2 के ऊपर। ठीक है जी। जैसे आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है, फेज 1 का इजी लेवल का एग्जामिनेशन आएगा, प्री का एग्जामिनेशन इजी रहता है, फिर आप पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे मेंस के एग्जामिनेशन के ऊपर, और इसको काफी अच्छी तरीके से हम प्रिपेयर करवाएंगे, चाहे MCQs हो, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे नोट्स हो, और यूट्यूब के ऊपर भी सेशन आते रहेंगे। अभी अगर हम बात करें तो आपका जो फेज 1 पेपर 2 के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर अभी पिक करा जाएगा फाइनेंस के सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सारा जो पेपर 2 ऑफ फेज 2 है वो डिपेंडेंट है, वो निकला ही फाइनेंस के सब्जेक्ट से है। फाइनेंस के सब्जेक्ट को बस एक्सपैंड कर दिया गया है। फाइनेंस में जहां पर हम बेसिक नॉलेज को याद करते थे, अब थोड़ा सा डिटेल्स में जाना पड़ेगा इस पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। आज शाम को हमारा एक फ्री वर्कशॉप है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सीए रमन लूथरा क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लिंक्स वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप उस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ हाई हेलो वाला सेशन है, यहाँ पर आके सिर्फ हम बात करेंगे कि IFSC ग्रेड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर वगैरह करना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह तो आप उसमें आके पूछ सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को कैसे बेस्ट तरीके से अप्रोच करा जा सकता है। यूट्यूब पे वैसे ढेर सारे सेशन आने वाले हैं, आप उसके बेसिस पे जज करना कि यहाँ पर कंटेंट अच्छा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और उस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ओके टाटा, बाय बाय।